ये कहानी है एक प्रोफेशनल चोरों की टीम की जो करोड़ों रुपए का सोना चुरा लेते हैं। इस टीम का लीडर इतना खतरनाक मास्टरमाइंड चोर है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया, लेकिन यह सोना उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि उनसे भी वह सोना चुरा लिया जाता है। अब यह चोरी एक बदले में बदल जाती है और इन चोरों का एक ही मकसद रह जाता है, उस सोने को वापस चुराना। लेकिन इस चोरी को अंजाम देते हुए वे अपने ग्रुप के लीडर को खो देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन ब्रिजर है। वह एक बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल चोर है जो दुनिया की किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। जॉन अभी अभी जेल से बाहर आया है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम स्टेला है। जॉन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और स्टेला भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। जॉन उससे कहता है कि वह उसे एक गिफ्ट भेजना चाहता है, लेकिन स्टेला उस पर तुरंत भरोसा नहीं करती और उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास बिल है, क्योंकि जॉन का चोरी करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इसके बाद हमें जॉन की पूरी टीम दिखाई जाती है। सबसे पहले है चार्ली जो इस टीम का सबसे तेज दिमाग वाला चोर है और जॉन को अपने पिता समान मानता है। दूसरा है नेपस्टर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है और किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके उसके हर कोने की जानकारी निकाल सकता है। तीसरा है हैंडसम रॉब जो एक एक्सपर्ट कार ड्राइवर है। चौथा है लेफ्ट ईयर जो धमाकों का मास्टर है और कितनी भी मजबूत बिल्डिंग क्यों न हो उसे सिर्फ 10 सेकंड में उड़ा सकता है। और पांचवा है स्टीव जो इस पूरे प्लान को लीड करने वाला है और चोरी को अंजाम देगा। अब इन चोरों का टारगेट एक ऐसी तिजोरी है जिसमें $35 मिलियन का सोना रखा हुआ है। ये तिजोरी समुद्र किनारे बने एक घर के अंदर है जहां कई खतरनाक गैंगस्टर मौजूद हैं। स्टीव चुपके से उस घर के नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाता है जबकि बाकी पांचों टीम मेंबर नाव से उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही देर में वे घर के साइड वाले एक टनल तक पहुंच जाते हैं। इस टनल के ठीक ऊपर स्टीव होता है और स्टीव के ऊपर वे गैंगस्टर होते हैं जिनके पास सोना है। तभी टीम का कंप्यूटर एक्सपर्ट पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि सोने की तिजोरी कहाँ रखी गई है। वह तुरंत सारी जानकारी स्टीव को दे देता है और स्टीव उस जगह को मार्क कर देता है जहां सोना रखा हुआ है। प्लान के मुताबिक टीम तिजोरी के नीचे बम सेट करती है और धमाका होते ही तिजोरी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद टीम तुरंत उस पर कब्जा कर लेती है और गैंगस्टर बाहर आकर देखते हैं कि उनका सोना उनकी आंखों के सामने 2 चोर लेकर भाग रहे हैं। बोट में 2 ही चोर होते हैं, एक तो उनका ड्राइवर हैंडसम रॉब और एक उसका दोस्त नेपस्टर। ये दोनों बहुत स्पीड में वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका पीछा वो गैंगस्टर कर रहे हैं जिनका इन्होंने सोना चुराया था। लेकिन उनको पता नहीं था कि चार्ली का प्लान कुछ और ही था। असल में जो तिजोरी रॉब नाव में लेकर जा रहा था वो बिल्कुल खाली थी, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ और तिजोरी नीचे गिरी थी वो सीधा पानी के अंदर गिरी थी। असली तिजोरी को बाकी चोर अपने कब्जे में ले लेते हैं और जॉन सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। इन चोरों के पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम होता है क्योंकि बाद में पूरे शहर की पुलिस यहाँ आ जाएगी। लेकिन जॉन के लिए टाइम बहुत था, वो तिजोरी को 2 मिनट में ही खोल देता। तिजोरी के अंदर बहुत सारा सोना था। ये चोर सारा सोना अपने बैग्स में भर लेते हैं और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। लेकिन तब तक चारों चोर वहाँ से निकल जाते हैं और उधर नेपस्टर और रॉब भी वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह ये सोना चुरा तो लेते हैं, लेकिन अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकते। डकैती सफल होने के बाद पूरी टीम एक बर्फ से ढके पहाड़ पर मिलती है। वहाँ जॉन चार्ली की परफेक्ट प्लानिंग की तारीफ करता है। सब लोग खुश होते हैं और बात करते हैं कि अपने हिस्से का पैसा कैसे खर्च करेंगे। माहौल हल्का और मजेदार हो जाता है और सब हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब वे पुल पार कर रहे होते हैं तभी स्टीव के लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। स्टीव हैंडसम रॉब पर बंदूक तान देता है और उससे स्टीयरिंग छोड़ने को कहता है। स्टीव के आदमी बस से गोल्ड उतारना शुरू कर देते हैं। तभी स्टीव अपनी बंदूक जॉन पर तान देता है जो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन उसे याद दिलाता है कि वे उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन स्टीव बिना देर किए जॉन को गोली मार देता है। जॉन आखिरी कोशिश में गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बस पुल से नीचे गिरकर ठंडी बर्फीली नदी में जा गिरती है। स्टीव लगातार गोली चलाता रहता है ताकि यह पक्का हो जाए कि कोई बचा ना हो। चोरों में से कोई बाहर नहीं आता, वो कार के अंदर ही बैठकर ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब स्टीव को लगता है सब मर गए हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सब चोर किसी तरह नदी किनारे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ चार्ली अपने गुरु जॉन की मौत से टूट जाता है और गहरे दुख में चला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीता है और उस बात को पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन चार्ली और उसके साथी उस बदले को आज तक नहीं भूले थे। उधर स्टेला पुलिस के लिए लॉक तोड़ने का काम कर रही होती है। वह अभी अभी अपना काम पूरा करती है और उसकी स्किल की खूब तारीफ होती है। अपने ऑफिस लौटने पर उसकी मुलाकात चार्ली क्रोअर से होती है। चार्ली उसे बताता है कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है और वह चुराया हुआ गोल्ड वापस लेना चाहता है। चार्ली बताता है कि स्टीव ने एक खास तरीके की तिजोरी बनवाई है जिसका लॉक सिर्फ तुम खोल सकती हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन स्टेला चार्ली की बात सुनकर उसका ऑफर ठुकरा देती है। वो कहती है तुम लोगों की वजह से ही मेरे पिता की मौत हुई थी। स्टेला साफ कहती है कि वह अपने पिता की तरह चोर नहीं है। तब चार्ली उससे कहता है कि जॉन को मैं अपना पिता मानता था और मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस स्टीव से बदला चाहिए जिसने सोने के लिए मुझसे जॉन को छीन लिया था। इतना कहकर चार्ली वहाँ से चला जाता
जाता है। लेकिन उसी रात स्टेला का मन बदल जाता है। वह चार्ली को फोन करती है और कहती है कि वह स्टीव के चेहरे का वह एक्सप्रेशन देखना चाहती है जब वे गोल्ड वापस चुरा लेंगे। आखिरकार वह टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देती है। अगली सुबह चार्ली स्टेला का टीम से इंट्रोडक्शन कराता है और हर मेंबर को उनकी नई पहचान बताता है। अब ये सब के सब लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। अब चार्ली और उसका दोस्त नेपस्टर स्टीव के घर के पास पहुंच जाते हैं। नेपस्टर कंप्यूटर हैकिंग में इतना एक्सपर्ट है कि वो चार्ली को स्टीव के घर की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। वो चार्ली को बताता है कि यहाँ कार्सन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है जिसको आज तक कोई हैकर तो डीएच नहीं पाया है। नेपस्टर बताता है कि कार्सन कंपनी हर साल एक कॉन्टेस्ट रखती है और जो भी उस कॉन्टेस्ट में इनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देता है उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उस कॉन्टेस्ट में जीत नहीं पाया। अब सीन कट होता है और हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो इतने घर में बस अकेला रहता है और उसके घर में कोई नौकर भी नहीं है। वो ज्यादातर टीवी देखता रहता है। अब इन चोरों के पास सिर्फ एक रास्ता है, इन्हें किसी भी तरह स्टीव के घर के अंदर घुसना होगा ताकि वो ब्लूप्रिंट बना सके और उन्हें पता चल सके कि आखिर तिजोरी छुपाई कहाँ है। और इस काम के लिए वो स्टेला को चुनते हैं क्योंकि उसके अलावा इस काम को करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि स्टीव अभी तक उन सबको जानता है। हालांकि स्टीव को लगता है वो मर चुके हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई स्टीव के सामने गया तो वो इन्हें पहचान लेगा। अब ये स्टीव के घर का केबल कनेक्शन काट देते हैं और जब स्टीव केबल कनेक्शन कंपनी से कांटेक्ट करता है, लेकिन रॉब रिपेयर करने वाली महिला को मना लेता है और स्टेला उसकी जगह घुस जाती है। स्टेला की शर्ट में कैमरा होता है जिससे वो पूरे घर की वीडियो बना लेती है। अब वो सब चोर देखते हैं कि स्टीव ने उनके सारे सपने चुरा लिए होते हैं, जैसा उसने कहा था कि मैं तुम सबके सपने चुराना चाहता हूँ। वो देखते हैं यहाँ पर वही गाड़ियाँ होती है जिनमें से एक का सपना था और वो म्यूजिक सिस्टम भी होता है। ये सब देखने के बाद सब चोरों को बहुत गुस्सा आता है। उधर स्टेला अपना काम करती है और केबल कनेक्शन को सही कर देती है। बाद में स्टीव उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और स्टेला को डिनर के लिए पूछता है। स्टेला उसके साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके पिता का खूनी था, लेकिन स्टीव को घर से बाहर निकालने का ये एक ही रास्ता था, इसलिए स्टेला मान जाती है और अब स्टेला वहाँ से निकल जाती है। जब वो कार के अंदर आकर बैठ जाती है तब चार्ली उससे कहता है, तुम्हें उसके साथ डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बस उसे थोड़ा सा लेट करवा देना और बाद में जाने के लिए मना कर देना। इतने टाइम में तो हम यहाँ अपना काम पूरा कर लेंगे। अब सब चोर घर पर आकर स्टीव के घर के मैप को ध्यान से देखते हैं और नेपस्टर सबको बताता है कि सोने वाली तिजोरी और घर के मैन गेट के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इतनी दूर सोने को लाने के लिए हमें अंदर भी कार की जरूरत होगी और कार भी ऐसी होनी चाहिए जिनकी लंबाई 6 फीट से कम हो। अब चोर इसी तरह की गाड़ियां चला के देखते हैं और उनमें लोहे की छोटी छोटी रिंग रखकर भी आजमाते हैं। वो स्टीव के घर के रास्ते को देखकर गाड़ियां चलाते हैं। पूरी टेस्टिंग होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें 3 गाड़ियों की जरूरत होगी और रॉब बताता है कि हमें इन गाड़ियों को मॉडिफाई करवानी होगी ताकि ये और मजबूत हो सके। इसलिए रॉब एक आदमी को लेकर आता है और बताता है कि ये आदमी जैसा हम बोलेंगे वैसी गाड़ी बना के दे देगा। वो आदमी आते ही अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इनकी टीम का हैकर पूरे शहर के सिग्नल सिस्टम को अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेता है। अब नेपस्टर किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकता है और अपने हिसाब से सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है और नेपस्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्टीव के घर और स्टेशन के बीच बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और वो नहीं चाहता कि उनका 1 मिनट भी फालतू में खराब हो। चार्ली लायल की स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ईयर अपने एक्सप्लोसिव स्किल पर काम कर रहा होता है। जब रिंच अपना काम खत्म कर देता है तब सब लोग कारों को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं। अब कार पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर हो चुकी होती है जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उधर स्टीव यावोन से मिलने जाता है ताकि गोल्ड बार के बदले कैश ले सके। बातचीत के दौरान यावोन वेनिस में हुई गोल्ड चोरी का जिक्र करता है। यह सुनकर स्टीव का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है और वह गुस्से से भर जाता है। वह यावोन से पूछता है कि उसने इस गोल्ड के बारे में किसे बताया है। जब यावोन कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो स्टीव उसे गुस्से में उसकी डेस्क पर जोर से धक्का देता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ ही मिनट बाद यावोन का कजिन मशका अंदर आता है जो यूक्रेनियन माफिया का लीडर होता है। अपने कजिन को मरा हुआ देखकर वह हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि मामला बड़ा है। इसके बाद चार्ली लेफ्ट ईयर को एक्सप्लोसिव मटेरियल खरीदने के लिए ले जाता है। रास्ते में वे स्किनी पीट नाम के एक हथियार डीलर से मिलते हैं। चार्ली लेफ्ट ईयर को मना करता है कि वह स्किनी पीट को घूरे नहीं, लेकिन जैसे ही वे उसके सामने पहुंचते हैं लेफ्ट ईयर घबरा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उन्हें एहसास होता है कि वह असली स्किनी पीट नहीं है। वह वेनिस के गोल्ड बार का जिक्र करता है, लेकिन चार्ली साफ कह देता है कि वे इस बारे में बात करने नहीं आए हैं। आखिरकार वे उससे एक्सप्लोसिव डिवाइस लेने के लिए राजी हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान यूक्रेनियन माफिया जो पहले से यावोन के किलर को ढूंढ रहा था, यावोन के एक कर्मचारी को पकड़कर पूछताछ करता है। डर के मारे वह कर्मचारी बता देता है कि लंबे काले बाल और बड़े टैटू वाला एक आदमी गोल्ड बार के बारे में पूछ रहा था। यह सुनते ही
माफिया लीडर अपनी टीम को तुरंत स्किनी पीट के पास भेजने का आदेश देता है। वहां पहुंचकर वे स्किनी पीट से गोल्ड और यावोन की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ चार्ली और उसकी टीम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने और अगला कदम उठाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई होती है। लायल लगातार स्टीव की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। आखिरकार एक दिन स्टीव अपनी कार लेकर स्टेला से मिलने निकलता है। जैसे ही चार्ली को यह पता चलता है, वह जल्दी से प्लान चेक करता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि स्टीव के पड़ोसी के घर पार्टी चल रही है। इसका मतलब था कि वे विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि धमाके से सबको पता चल सकता था। अब चार्ली के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। मजबूरी में उन्हें अपनी योजना कैंसिल करनी पड़ती है। अब स्टेला के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे अपनी डेट के लिए रेस्टोरेंट में स्टीव से मिलना पड़ता है। रेस्टोरेंट में स्टीव उसकी खूब तारीफ करता है, उसके काम की भी और उसकी खूबसूरती की भी। बातचीत के दौरान वह स्टेला को